तो जुडिशरी अड्डा। अभी तक हम लोगों ने जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के चैप्टर 1 को देखा, जिसमें हम लोगों ने सेक्शन 1 को देखा और 2 को देखा, 3 में जो हमने परिभाषा देखी और 4 को हमने बताया था। आगे हम लोग अब सेक्शन 5 से स्टार्ट करते हैं। आपको याद रखना है कि चैप्टर 2 जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, इसमें क्या है कि पक्षकारों के द्वारा संपत्ति अंतरण के विषय में ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, ये चीज़ आपको याद रखना है चैप्टर 2 में क्या दिया गया है। अब सेक्शन 5 जो स्टार्ट होता है उसको भी पार्ट में बांटा गया है। जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण कहा गया है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेयर मूवल और इमूवल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब संपत्ति के अंतरण की परिभाषा दी गई यहाँ पे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जब अंतरण अधिनियम पढ़ रहे हैं, संपत्ति का अंतरण अधिनियम पढ़ रहे हैं और संपत्ति के अंतरण अधिनियम की परिभाषा क्या दी जा रही है कि क्या ये एक्ट किस चीज़ के में इंटरप्रिटेट कर रहा है कि संपत्ति के अंतरण को क्या ये मानेगा। ठीक है, तो सेक्शन 5 हम लोग ध्यान से देखेंगे। कहा जा रहा है आगामी धाराओं में, जो भी आगे आने वाली धाराएं हैं इस एक्ट में, संपत्ति के अंतरण से ऐसा अभिप्रेत है, अभिप्रेत मतलब मीनिंग, इसकी क्या आगे मीनिंग समझी जाएगी। ठीक है, जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति, अब यहीं से ध्यान देना है, क्या कहा जाएगा, संपत्ति के अंतरण से क्या समझा जाएगा कि जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्ति को, एक जीवित व्यक्ति होना चाहिए ये कह रहे हैं, वो क्या कर रहा है जीवित व्यक्ति, दूसरे किसको, एक व्यक्ति को या अधिक है, एक से अधिक है वहाँ पे जीवित व्यक्तियों को या स्वयं को, या ये खुद को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, ये कोई प्रॉपर्टी अपनी खुद को भी ट्रांसफ़र कर सकता है या स्वयं को, अथवा स्वयं या एक से अधिक, या फिर अपने को इंक्लूड करते हुए 2 3 4 लोगों को इकट्ठा करके व्यक्तियों को वर्तमान में या फिर वर्तमान एक प्रेजेंट में या भविष्य में फ्यूचर में क्या कर रहा है, संपत्ति हस्तांतरित करता है, संपत्ति का ट्रांसफ़र करता है और संपत्ति का अंतरण करना, ऐसा कार्य करना है। अगर ये चीज़ें करता है, एक जीवित व्यक्ति है, क्या कर रहा है, दूसरे जीवित व्यक्ति को या स्वयं को भी या फिर दूसरे और भी लोगों को मिला के स्वयं को प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करता है, तो ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी माना जाएगा, संपत्ति का अंतरण माना जाएगा। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन है। आगे इन्होंने कहा कि इस धारा में जीवित व्यक्ति के अंतर्गत कौन कौन आएगा। ये क्वेश्चन बनता है सीधे कि जीवित व्यक्ति के अंतर्गत कौन आएगा, कंपनी या संगम या व्यक्तियों का निकाय है, चाहे वह निगमित हो, ठीक है, चाहे ना हो, किंतु एतास्मिन अंतर्विष्ट कोई भी बात कंपनियों, संगमों या व्यक्तियों के निकायों को या के द्वारा किए जाने वाले संपत्ति के अंतरण से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्ति विधि पर प्रभाव नहीं डालेगी। अगर अलग से कोई कंपनी, संगम, व्यक्ति अलग से कोई लॉ बना के प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर रहा है तो उस पर ये प्रभाव नहीं डालेगी, लेकिन ये जीवित व्यक्ति के अंदर कंपनी को, संगम को और व्यक्तियों को, निकाय के, ग्रुप ऑफ पीपल को ये क्या मान रहे हैं, जीवित व्यक्ति मान रहे हैं, लिविंग पर्सन मान रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको याद क्या रखना है कि जब भी आप सेक्शन 5 पढ़ रहे हो तो संपत्ति के अंतरण जब भी कहा जा रहा है, जैसे आपको लिखना है तो क्या करेंगे, आप कहेंगे एक कार्य से, कोई एक कार्य होना चाहिए, उस कार्य से क्या होना चाहिए, किसी जीवित व्यक्ति द्वारा, याद ये रखना है, एक कार्य किया जाना चाहिए, कार्य से क्या होना चाहिए, उससे एक जीवित व्यक्ति द्वारा किन्हीं जीवित व्यक्तियों को या स्वयं को या फिर खुद को ही, या फिर क्या करा, स्वयं तथा किन्हीं जीवित व्यक्तियों को, ये क्या करेगा, उक्त कार्य के परिणाम स्वरूप क्या होना चाहिए, किसी विद्यमान यानी वर्तमान में जो संपत्ति है का अंतरण किया जाना आवश्यक है। और क्या कहा जाएगा, उक्त अंतरण वर्तमान में या भविष्य में प्रभावी हो सकता है, जरूरी नहीं है आज ही ट्रांसफ़र किया गया है तो इसका जो प्रभाव हो तुरंत से होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट जो हो सकता है वेस्ट हो सकता है, आज हो सकता है या फिर भविष्य में हो सकता है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें आपको हम बता दें कि याद रखने वाली होती हैं, जो प्रश्न बन जाते हैं कि कौन सी चीज़ें जो हैं संपत्ति अंतरण में नहीं आती हैं। 4-5 चीज़ें हैं, उसे आपको याद रखना है। ये विभाजन या बंटवारा हो गया, पार्टीशन जिसे आप कहते हैं, ये जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं आएगा।
दूसरा पारिवारिक व्यवस्था या समझौता, परिवार में आपस में समझौता कर लिया जा रहा है, वो भी जो है नहीं माना जाएगा, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है। तीसरा क्या है, निर्मुक्ति प्रलेख, रिलीज डेट जिसे कहते हैं, उसे भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। त्याग या एवं समर्पण जो किया जाता है, रिलिंक्विशमेंट एंड सरेंडर जो करते हैं, उसको भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं। आगे सुखाधिकार का अगर कहीं सृजन किया जा रहा है, क्रिएशन ऑफ एन ईजमेंट का किया जा रहा है, तो उसे भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। और चार्ज को भी यानी भार को भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब सेक्शन 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। ये कह रहा है क्या अंतरित किया जा सकेगा। अब क्या अंतरित किया जा सकेगा, व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड, कैसी प्रॉपर्टी है जिसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये बताए हैं। कहा जा रहा है सेक्शन 6 में, किसी भी किस्म की संपत्ति इस अधिनियम या किसी भी अन्य तत्समय प्रवृत्ति विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय अंतरित की जा सकेगी। कोई भी प्रॉपर्टी है जिसका अंतरण किया जाना अगर कोई अलग से विधि बना के नहीं बताई गई है तो किया जा सकेगा, उसमें कोई भी बाध्यता नहीं रहेगी। लेकिन ये बता रहे हैं किसे किसे हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं अलग से। ठीक है, आगे कह रहे हैं किसी भी प्रत्यक्ष वारिस की संपदा का उत्तराधिकारी होने की संभावना, कुल या मृत्यु पर किसी नातेदार की वसीयत संपदा अभिप्राप्त करने की संभावना, यहाँ शब्द क्या ध्यान देने वाला है, संभावना, या इसी प्रकृति की कोई अन्य संभावना मात्र अंतरित नहीं की जा सकती है। ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई चीज़ है जो संभावना मात्र से होगी, कि आपके कोई नातेदार रिश्तेदार हैं, उनका मान लीजिए कोई वारिस नहीं है और आपको ये लगता है कि आप ही उनकी सेवा कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, तो इस संभावना मात्र से आप वो प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर देते हैं कि फलां आगे आने वाले समय पे हम ही को प्रॉपर्टी देगा, तो आप हमें पैसा दे दीजिए, हम आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये मात्र संभावना है उस संपत्ति को प्राप्त करने की, इसे आप अंतरण नहीं कर सकते हैं। यानी कि जब भी संभावना मात्र होती है तो उसे हम नहीं कर सकते हैं। और संभावना किस किस चीज़ की हो सकती है, प्रत्यक्ष वारिस है, आप अपने पिता से ये उम्मीद रख रहे हैं कि नहीं उनकी जो प्रॉपर्टी हमें आ जाएगी, हो सकता है वो किसी और को वसीयत करके चले जाए, क्या करेंगे आप, नहीं कर सकते हैं। और क्या है, संपदा का उत्तराधिकारी होने की संभावना, कि कोई प्रॉपर्टी है कि आप उसके उत्तराधिकारी हैं, कि आपके दादा परदादा की चली आ रही प्रॉपर्टी, आप तो उसके उत्तराधिकारी होंगे ही, ये भी संभावना मात्र है, वो भी बेची जा सकती है उस व्यक्ति के द्वारा जिसके वो अभी वेस्टेड इंटरेस्ट में है। ठीक, और कुल की मृत्यु पर आप ये सोच रहे हैं पूरा आपका कुल है वो समाप्त हो जाएगा, तो आपके जो नातेदार की जो प्रॉपर्टी होगी वो हमें मिल जाएगी, ये मात्र संभावना होगी, मिल जाएगी, ये मात्र संभावना। इसलिए आप संभावना मात्र जिस चीज़ की है उसको आप धारा 6 के अंतर्गत बताया गया या अंतरित नहीं कर सकते हैं। दरअसल धारा 6 जो है ये नेगेटिव नकारात्मक रूप से बताया है कि क्या अंतरित किया जा सकेगा, जबकि इसमें यह बताया गया क्या अंतरित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, किसी उत्तर भाव्य शर्त के भंग के कारण पुनः प्रवेश का अधिकार मात्र उस संपत्ति का जिस पर तद द्वारा प्रभाव पड़ा है, स्वामी के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जा सकता है। ये साधारण से समझ में आ रहा होगा। कोई सुखाचार अधिष्ठायी स्थल के पृथक अंतरित नहीं किया जा सकता। सुखाचार का अगर हम आपको मतलब समझाएं, जैसे कि मान लीजिए आपका कहीं प्लॉट है, आपको जाने का जो रास्ता है वो सुखाचार होता है। मान लीजिए आपका कोई घर है, गांव में मकान है, तो वहाँ पे जब आप जा रहे हैं तो जो खड़ंजा गया रहता है, जो रास्ता गया रहता है, वो आपका सुखाधिकार होता है, वो किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं होती। जनरली आप सुनते हैं तो सरकारी है, वो सरकारी है, सरकार इसलिए दे रही है क्यों, क्योंकि आपकी संपत्ति को उपभोग करने के लिए वो इजमेंट्री राइट मिला हुआ है, वो सुखाधिकार मिला हुआ है। इसी वजह से ये चीज़ कहा जाता है कि जो सुखाधिकार का आप अलग से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जब भी आप प्रॉपर्टी बेचेंगे तब आप सुखाधिकार का, सपोज़ करिए आप अपने मकान में किसी व्यक्ति के ऊपर वाले माले पे कमरा किराए पे देते हैं और आप कहते हैं ठीक है आप रहिए। जब वो व्यक्ति सीढ़ी का प्रयोग करने लगता है जाने के लिए ऊपर, तो आप कहते हैं आप हमने किराए पे मकान दिया, आपको कमरा दिया हुआ है, ना कि सीढ़ियाँ दी हुई हैं, आप इसका उपभोग कैसे कर सकते हैं। तो वहीं पर उसका इजमेंट्री राइट स्टार्ट हो जाता है, उसका सुखाधिकार जो है शुरू हो जाता है। वो कहेगा देखिए जब आप हमें
कमरे किराए पर दे रहे थे, उसी समय हमारा ये अधिकार जुड़ गया था कि मैं इसका भी उपभोग करूँगा। ठीक है, तो वो सुखाधिकार इजमेंटरी राइट होगा और इसका उपभोग इससे पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, इससे अलग इसका नहीं किया जा सकता। अगर ही आप सिर्फ कमरा लेंगे आपको सीढ़ियाँ प्रयोग में नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, वैसे ही रास्ते का होता है, जब भी आप प्लॉट बेचेंगे तो ये नहीं कहेंगे हम आपको प्लॉट तो बेच दिए लेकिन रास्ता किसी और प्लॉट में मिला के हम बराबर कर ले रहे हैं, आपको कोई रास्ता आने जाने का नहीं दिया जाएगा। तो वो सुखाधिकार में आता है, उसको आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संपत्ति में का ऐसा हित कैसा, जो उपभोग में स्वयं स्वामी तक ही निर्बंधित है, उसके द्वारा अंतरित नहीं किया जा सकता है। सिर्फ अगर स्वामी तक ही निर्बंधित है तो भी उसका ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भावी भरण पोषण का अधिकार, चाहे वह किसी भी रीति से उद्भूत हो, प्रतिभूत या अवधारित हो, अंतरित नहीं किया जा सकता है कि भविष्य में आप किसी का भरण पोषण करें, इस चीज़ को आपको ट्रांसफ़र नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वाद लाने का अधिकार मात्र अंतरित नहीं किया जा सकता है। फला व्यक्ति हमारी जगह से वाद लाएगा, यदि ऐसा होता है तो भी उसको ट्रांसफ़र वो नहीं करने दिया जाएगा। ये एक एक प्रश्न है, इसको आप दिमाग में रखते हुए चलेंगे या फिर कोई नोट्स बनाते हुए चलेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, या फिर अपने बेयर एक्ट में ही आप मार्क करते हुए चल सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा लोक पद अंतरित नहीं किया जा सकता। अब आप पता लगे आईएएस बन गए, जज बन गए, आप कहते हैं ठीक है हमारा तो 3 एग्ज़ाम निकला हुआ है, हम क्या करते हैं कि आईएएस वाला पद उठा के अपने छोटे भाई को दे देते हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि लोक पद अंतरित नहीं किया जा सकता है। कोई आप पब्लिक ऑफिस पा रहे हैं उसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। आगे कहा जा रहा और न लोक ऑफिसर का संबलम उसके देय होने से चाहे पूर्व या पश्चात अंतरित नहीं किया जा सकता है। उसकी जो पेंशन है और चीज़ें हैं वो भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। पहले आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है वृत्तिकाएं जो सरकार, नौसैनिक, सिविल पेंशन, ठीक है, कहा जा रहा है जो वृत्तिकाएं हैं आपके पास, ठीक है, जो वृत्तिकाएं हैं, जो स्टिपेंड्स होते हैं, अलाउड होते हैं, किसी मिलिट्री को होते हैं, नेवल को होते हैं, एयरफोर्स को होते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं सिविल जो पेंशन भोगी हैं अनुज्ञातो राजनैतिक पेंशन अंतरित नहीं हो सकती है। ये भी याद रखिए, जो राजनैतिक रूप से पेंशन दी जा रही किसी को तो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। आने वाले समय हमको इतनी पेंशन मिलेगी, हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये भी आप नहीं कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कोई भी अंतरण जहाँ तक वह तद द्वारा उस हित की जिस पर प्रभाव पड़ा है प्रकृति के प्रतिकूल हो, या जो भारतीय संविधान अधिनियम, ये याद रखने वाली बात है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की किस सेक्शन की बात करता है, 23 की बात करता है। ठीक है, 23 के अंतर्गत किसी विधि विरुद्ध उद्देश्य या प्रतिफल के हो, जो ऐसे व्यक्ति को जो अंतरित होने से विधितः निरहित हो नहीं किया जा सकता है, इसको भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 6 वाला भी याद रखना है। नेक्स्ट लास्ट वाला आपको आई है, पट्टेदार या नातेदार के बारे में बताया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 7 देख लेते हैं। सेक्शन 7 ये जितने भी हैं ये प्री के लिए अभी तक इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 5 जो था वो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, 6 भी मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। 7th जो है सेक्शन देखते हैं। कहा जा रहा है कि अंतरण करने के लिए सक्षम व्यक्ति किसे मानेंगे, किसे मानेंगे कि कोई व्यक्ति है जो कॉम्पिटेंट है। ठीक है, पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र, कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए किसे कॉम्पिटेंट मान रहे हैं, धारा 7 बता रही है। याद रखना है हर व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, जो संविदा करने के लिए सक्षम हो और अंतरणीय संपत्ति का हकदार हो। कैसा होना चाहिए, पहले तो होना चाहिए सक्षम होना चाहिए, क्या करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। सेक्शन 10 जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल है। ठीक है, कि अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए वो, और प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं होना चाहिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, एज ऑफ प्रोवर्टी अपनी जो है मेजर एज अपनी प्राप्त कर चुका हो। ठीक, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि कोई व्यक्ति जो है कॉन्ट्रैक्ट संविदा करने के लिए सक्षम है या नहीं।
उसके बाद क्या होना चाहिए संपत्ति को अंतरण करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो हो गया। अंतरणीय संपत्ति का हकदार होना चाहिए, जो प्रॉपर्टी वो ट्रांसफ़र कर रहा है उसका क्या होना चाहिए, हकदार होना चाहिए, उसमें उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, उसका हिस्सा होना चाहिए। या अंतरणीय संपत्ति के जो उसकी अपनी नहीं है, अगर मान लीजिए वो ऐसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर रहा है जो उसकी नहीं है, व्ययन के लिए प्राधिकृत है या फिर उसको अथराइज्ड किया गया है कि आप इसको बेच सकते हैं किसी थर्ड पर्सन के द्वारा, ठीक है। ऐसी संपत्ति का अंतरण पूर्णता या भागता तथा आत्यांतिक रूप से एब्सोल्यूट तरीके से या सशर्त या फिर कंडीशनल में उन परिस्थितियों में उतनी विस्तार तक और उस प्रकार से जो किसी भी तत्समय प्रवृत्ति विधि द्वारा अनुज्ञात और विहित हो करने के लिए सक्षम है। अगर कोई व्यक्ति है, सरल भाषा में समझते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अपना कॉम्पिटेंट है, सक्षम है, वो व्यक्ति प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन वो प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी में जो आदमी ट्रांसफ़र कर रहा है उसमें उसका हिस्सा होना चाहिए। अगर हिस्सा नहीं है तो क्या होना चाहिए, जिसका हिस्सा है या फिर जो उस प्रॉपर्टी का मालिक हो उसे अथराइज कर रहा हो कि आप इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो वो उसको पार्ट में कर सकता है ट्रांसफ़र, या फिर किसी एब्सोल्यूट तरीके से कर सकता है, पूर्ण रूप से कर सकता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्शन 8, ये भी प्री के लिए इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 8 कह रहा है अंतरण का प्रभाव क्या होगा। अंतरण का प्रभाव, ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र होगा क्या, जब तक कि कोई, धारा 8 कह रही है जब तक कि कोई भिन्न आशय अभिव्यक्त न हो, कोई अलग से इंटेंशन नहीं बताया गया, या आवश्यक रूप से विवक्षित न हो, या फिर एक्सप्रेसली कहा न गया हो। संपत्ति का अंतरण अंतर्ति को तत्काल ही संपत्ति में के और उसकी विधिक प्रसंगतियों में के उस समस्त हित का संक्रमण कर देता है जिसका संक्रामण करने के लिए अंतरक तब समर्थ हो। जो अंतरण का प्रभाव होगा, कहा क्या जा रहा है, जब अंतरण का प्रभाव क्या होगा, जैसे आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी गई, अब इफेक्ट क्या होगा, तो कहा जा रहा है कि जो तत्काल संपत्ति के जो उस समय विधि है वहाँ पे समस्त हित, जितना वो उस समय करने के जो ट्रांसफ़र कर रहा है, जितनी सामर्थ्य रखता है, जितना सामर्थ्य रखता है वो ट्रांसफ़र करने के लिए, वो सारे हित संक्रमण यानी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, संक्रमण हो जाते हैं, ठीक है। आगे कहा जा रहा है ऐसे प्रसंगतियों के अंतर्गत आते हैं, ये चीज़ें जितनी हो रही हैं वो इसी अंतरण के इफेक्ट के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। जहाँ की संपत्ति भूमि हो, अब आगे बताया जा रहा है जहाँ की संपत्ति भूमि हो वहाँ उससे उपाबद्ध सुखाचार, उससे ऊपर सुखाचार यानी ईजमेंट्री जो राइट अभी हम लोगों ने देखा, अंतरण के पश्चात प्रोद्भवमान उसके भाटक और लाभ या तथा भूबद्ध सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें, भाटक अगर उससे वसूल किया जा रहा है रेंट, वो उसको चला जाता है, लाभ जो भी उससे हो रहा है वो चला जाता है, और भूबद्ध सब चीज़ें, मान लीजिए उससे जो लगी हुई है, ट्यूबवेल है, पंखा है, जो भी चीज़ें हैं अगर उसके साथ ट्रांसफ़र की जाती हैं तो वो भी चीज़ें उसमें एड ऑन हो जाएंगी। और जहाँ की संपत्ति भूबद्ध मशीनरी हो, उसी की बात की जा रही है, वहाँ उसके जंगम भाग जो उसके मूवेबल प्रॉपर्टी है वहाँ पे अगर मशीनरी हो, मशीन से संबंधित हो, तो वो भी क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएंगी उसी के साथ। और जहाँ की संपत्ति कोई गृह हो, कोई घर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उस वहाँ पे क्या होगा, वहाँ उसके उपाबद्ध सुखाचार जो होगा, ईजमेंट्री राइट, वो मिल जाएगा। अंतर के पश्चात प्रोद्भवमान उसका भाटक और इसके साथ स्थायी उपयोग के लिए उपबंधित उसके ताले, चाबियाँ और क्या चीज़ें हो सकती, छड़े, खिड़कियाँ तथा अन्य सब चीज़ें जो है ट्रांसफ़र में आ जाती हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता है हमने आपको घर ट्रांसफ़र किया था, ना कि खिड़कियाँ और अन्य चीज़ें। एक एक चीज़ें बहुत विस्तार से बताई गई हैं जो व्यवहारिक रूप में भी आपके काम आ सकती हैं और आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हुए चलते हैं, अब देख लेते हैं कि सेक्शन 8 जब आप अभी पढ़े उसमें याद रखने वाली बात सिर्फ क्या है कि जब धारा 8 के अंतरण के प्रभाव को जब उल्लेख करती है तो कहती है अंतरण के पश्चात अंतर्ति के पक्ष में क्या क्या उद्भूत हो सकता है, क्या क्या आता है, ठीक। भूमि के साथ क्या आता है अलग से समझते हैं, तोड़ के जिसे कहते हैं पढ़ना, अलग से जब पढ़ेंगे
तो धारा 8 को हम लोग कैसे समझेंगे कि भूमि के साथ क्या क्या आता है, सुखाचार, इजमेंट्री राइट, किराया जो उससे मिल रहा है, लाभ तथा सभी संलग्न चीज़ें जो उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। और मकान के साथ अगर आ रहा है तो मकान के साथ क्या आएगा, सुखाचारी आएगा, इजमेंट्री राइट आएगा, अंतरण के पश्चात किराया आएगा उसका अगर मिल रहा है, ताले आएंगे, चाबियाँ आएंगी तथा दरवाजे आदि जो चीज़ें लगी हुई वो भी उसमें आएंगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, भूबद्ध मशीनरी के साथ क्या आ रही, मान लो कोई मशीन या फिर और चीज़ें बेची गई हैं उसके साथ क्या आएंगी, तो सारे चल जो उसके साथ जो इमूवेबल चीज़ें हैं वो हिस्से जो भी उसके पार्ट्स हैं, वोल्ट या पुर्जे उसके जो भी वोल्ट हैं, नेट वोल्ट हैं और पुर्जे हैं वो सब आएंगे। आगे क्या कहा गया, ऋण के साथ क्या आएगा, ऋण के साथ आएगा जमानतें उसकी जो आएंगी, जैसे आप जब भी कोई ऋण लेते हैं, कोई आप लोन लेते हैं तो आप कोई न कोई जमानतदार देते हैं, ठीक है, उसकी वो जमानतें भी आएंगी। संपत्ति को लेने का अधिकार आएगा, वो भी चीज़ें हैं कि जिसका आप ऋण अदा करेंगे उसका जो संपत्ति जिस लिए आप ऋण अदा कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। धन अगर ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो आमदनी जो अंतरिति को अंतरण के पश्चात उद्भूत होती है, ये चीज़ें आएंगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सेक्शन 9 को। मौखिक अंतरण की बात की जा रही, ओरल ट्रांसफ़र की बात की जा रही। क्यों, क्या ओरल ट्रांसफ़र कर सकता आदमी, जैसे जनरली आप सुने होंगे कह देता हाँ ठीक है जाओ मेरी ये प्रॉपर्टी आप ले लो, तो कहाँ तक आप ओरल ट्रांसफ़र को वैलिड बना सकते हैं, सेक्शन 9 में बताया गया। कहा जा रहा है हर उस दशा में जिसमें विधि द्वारा कोई लेख अभिव्यक्ततः अपेक्षित नहीं है। क्या कहा जा रहा है कि अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मे बी मेड विदाउट राइटिंग इन एवरी केस इन विच अ रिटन राइटिंग इज़ नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाय लॉ। अगर लिखित में किया जाना ट्रांसफ़र कहीं एक्सप्रेसली नहीं कहा गया है, अपेक्षित नहीं किया सॉरी अपेक्षित नहीं है तो संपत्ति का अंतरण लिखे बिना किया जा सकता है। इन्होंने साफ कह दिया कि मौखिक अंतरण उसमें हो सकता है जहाँ पे विधि यह नहीं कह रही है कि आप इसको लिखित में ही करें, तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, लिखित में बिना लिखे ट्रांसफ़र हो जाएंगी, मौखिक ट्रांसफ़र हो जाएंगी। धारा 9 जो अंतरण के जो ढंग बताती है तो इसके बारे में 2 प्रकार की बताती है। क्या बताती है, डिलीवरी ऑफ पोजीशन बताती है, कब्जे के परिधान द्वारा अंतरण बताती है। दूसरा क्या बताती है, पंजीकरण द्वारा अंतरण बताती है, ट्रांसफ़र बाय रजिस्ट्रेशन बताती है। सेक्शन 9 की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 2 तरीके के ये प्रकार बताती है, ढंग बताती है अंतरण का। क्या क्या बता रही है, हर उस दशा में, क्या कैसी में, कब्जे के परिधान द्वारा अंतरण किया जा सकता है, यानी कि उसको कब्जा दे दिया है, डिलीवरी ऑफ पोजीशन कर दिया गया। दूसरा क्या बता रही, पंजीकरण द्वारा अंतरण, ट्रांसफर बाय रजिस्ट्रेशन, ये बता रही है। और जहाँ पंजीकरण आवश्यक है वहाँ अंतरण लेखबद्ध होना चाहिए। ये जहाँ कहा जा रहा है कि नेसेसरी है किसी चीज़ का रजिस्ट्रेशन कराना, वहाँ क्या होना चाहिए, वेयर रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी द ट्रांसफ़र शुड बी मेड इन राइटिंग। ठीक है, अब हम लोग अगर देखना चाहें तो किस तरीके से देख सकते हैं, किसे किसे कहा जा सकता है, जैसे कुछ सेक्शन को हम लोग मेंशन करते हुए देख सकते हैं। सेक्शन 9 के लिए अचल संपत्ति का दान किया जा रहा है। जब आप सेक्शन 123 देखेंगे, 123 देखेंगे टीपीए का, तो उसमें बताया गया इसको जो है हम लोग कर सकते हैं। 100 रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति का विक्रय अगर किया जा रहा है, धारा 54 में देख सकते हैं, 54 में, तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। प्रत्यावर्तन या विक्रय अथवा अन्य अमूर्त संपत्ति का विक्रय बिना उसके मूल्य पर ध्यान दिए किया जा सकता है। ये कौन सी धारा है, 54 है, 54। वर्षानुवर्ती पट्टे जो हो रहे हैं, जो वर्षानुवर्ती जो ईयर टू ईयर पट्टा होता है, लीज होता है, उसको भी क्या इसमें इसके अंतर्गत लाया गया। और धारा इसके लिए 107 देख सकते हैं। सादा बंधक की बात की जा रही, सिंपल मॉर्गेज की बात की जा रही है। और प्रतिभूत धनराशि पर ध्यान दिए बिना 59 सेक्शन की बात की जा रही, इसमें भी हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अन्य प्रकार के बंधक जहां प्रतिभूत धनराशि 100 रुपये से अधिक है, वहां भी रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेक्शन 59 देख सकते हैं। 100 रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति का विनिमय, सेक्शन 110 देख सकते हैं। अनुयोज्य दावों का अंतरण अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसमें भी हम लोग देखेंगे, तो अनुयोज्य दावों का अंतरण 130 में देखेंगे, 130 में देखेंगे। इस सेक्शन 9 से रिलेटेड इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसे आप बैक करके फिर से ये सारे सेक्शन नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना देखते हैं। अब नेक्स्ट
हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओके, और आप लोग MCQs इसके ज़रूर सॉल्व करिएगा। जहाँ कठिनाई है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम कोशिश करेंगे सारी चीज़ें वहाँ पे सॉल्व कराने की। और कोशिश ये रहेगी कि इसकी हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न जो आते हैं प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में वो हम लोग लेकर आएँ। थैंक यू सो मच।